Hello students, welcome to spoken classes of CJ Shiksha. Today we are studying about verb and its kinds. आज हम लोग स्पोकन क्लासेस में verb और उसके काइंड्स मतलब क्रिया और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग को मैं बता दूं कि verb हमारे स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So let me start our classes and read the definition of verb. द वर्ब एंड इट्स काइंड. जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग वर्ब और उसके प्रकार के बारे में मतलब उसके काइंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो वर्ब जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया. अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जो हमको बताता है वॉट अ सब्जेक्ट इज़. ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है. वॉट द सब्जेक्ट डज, ये डज होगा ना, सब्जेक्ट क्या करता है. एंड वॉट इज़ डन टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए क्या किया जाता है. इन शॉर्ट अगर हम बोले तो वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है. देखते हैं हमारे अदर डेफिनेशन में कि वर्ब को और हम कैसे डील कर सकते हैं. अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन. ठीक है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन जो हमको बताता है वो हमारा वर्ब होता है. अब एक्शन मतलब क्या होता है, हमारा अवस्था, स्टेट ठीक है हमारी स्थिति, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार. ठीक है, कोई सा भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्ब. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को टीच कर रही हूँ, मैं अगर आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन सा वर्क कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ. मतलब पढ़ाना भी एक क्या हुआ, हमारा कार्य हुआ. तो जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम वर्ब कहते हैं. अगर आप लोग रीड कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, तो वो भी आप लोग के लिए एक वर्क हुआ. तो रीडिंग भी क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ. एज वेल एज अगर आप प्लेइंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, ईटिंग कर रहे हो, स्लीपिंग कर रहे हो, वॉचिंग, वॉट एवर यू डू. ठीक है, जो भी काम आप लोग करते हैं या फिर जो भी काम हम सब लोग करते हैं उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप लोग, विराट प्लेस क्रिकेट. विराट क्रिकेट खेल रहा है. एक्शन, कार्य हो रहा है ना, कि वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, प्ले खेल रहा है. अगर वो खेलेगा ही नहीं तो क्या वो काम होगा, नो. मतलब वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है जो हमको एक्शन शो करता है, बताता है. सेकंड देखिए, गोपी इज़ इल. गोपी बीमार है, तो इसमें इल ये क्या दिखा रहा है हमको, स्टेट. स्टेट मतलब हमारी स्थिति या फिर हमारी अवस्था कि हम कैसे स्टेट में हैं. जैसे कि गोपी इज़ इल, गोपी बीमार है, तो यहाँ पे इल हमारे स्टेट शो कर रहा है, तो इल हमारा वर्ब होगा. नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, राम हैज़ अ कार. राम के पास कार है, तो ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन, अधिकार दिखा रहा है कि राम के पास कार है. तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमको एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ठीक है, कोई सभी कार्य, स्थिति या फिर अधिकार जो हमको बताता है वो हमारा वर्ब कहलाता है. आई होप कि वर्ब का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. आइए आगे देखते हैं काइंड्स ऑब्लिक टाइप ऑफ वर्ड्स मतलब क्रिया के प्रकार. कैटेगरी 1, इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है. तो कैटेगरी 1 में देख सकते हैं आप लोग स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स, और कैटेगरी 2 में हमारा मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमारा कैटेगरी नंबर फर्स्ट. कैटेगरी नंबर फर्स्ट में हमारा आता है स्टेटिव वर्ब. तो हम लोग जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है. द वर्ब विच शोज अ स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब. ठीक है, आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब क्या होता है जिसमें हम एक्शन, स्टेट और पोजीशन, 3 थिंग्स. ठीक है, एक्शन, रिपीट कीजिए, एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, इन तीनों के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा वर्ब होता है. तो इन्हीं तीनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो हमारा स्टेटिव वर्ब है एंड सेकेंडली हमारा डायनेमिक वर्ब. तो देख सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेट एंड पोजीशन. ठीक है, जिसमें स्टेट और पोजीशन के बारे में हम रीड करते हैं वो हमारा स्टेटिव वर्ब होता है. फॉर एग्जांपल देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूँ. ठीक है, या फिर मैं एक शिक्षक हूँ बोलते हैं. तो इसमें क्या पता चल रहा है हमको, एम. आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूँ, तो इसमें एम हमारा क्या है, वर्ब है. ओके, तो जिस वर्ब में, ठीक है, आप लोग स्टेट और पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं वो आपका स्टेटिव वर्ब होता है. सेकेंड है हमारा डायनामिक वर्ब. तो डायनामिक वर्ब क्या होता है, द वर्ब वी शोज अ फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड डायनामिक
ऑब्लिक एक्शन वर्ब। डायनेमिक वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें हमारा फिजिकल एक्शन दिखाया जाता है, मतलब जो भी कार्य हम लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी इज़ कुकिंग, वो खाना बना रही है। सी इज़ कुकिंग, वो क्या कर रही है, तो वो कुकिंग कर रही, खाना बना रही है, तो ये उसका फिजिकल वर्क हुआ ना, ठीक है। मतलब जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उसको हम लोग डायनेमिक वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। आई होप कि आपको स्टेटिव वर्ब, जिसमें हम लोग स्टेट, ठीक है, और पोजीशन मतलब स्थिति और अधिकार के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, या फिर जो वाक्य हमको स्टेट और पोजीशन मतलब अधिकार और स्थिति को दर्शाता है वो हमारा स्टेटिव वर्ब होता है। और डायनेमिक वर्ब जो हमारा फिजिकल एक्शन मतलब जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, जिसको जो वाक्य ऐसा हमको दर्शाता है उसको हम लोग डायनेमिक वर्ब कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट में देखिए मेन वर्ब, ठीक है, कैटेगरी नंबर 2। अब आते हैं हम लोग हमारे कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 2 में कौन कौन सा आता है, हमारा मेन वर्ब आता है, और सेकेंडली होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। द वर्ब्स विच आर यूज्ड अलोन इन द सेंटेंस एंड डू नॉट नीड एनी अदर वर्ब्स टू हेल्प इन मेकिंग अ फुल टेंस आर कॉल्ड मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जो कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अलोन मतलब अकेला, जिसका हम उपयोग करते हैं और जिसको दूसरे किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है एक फुल टेंस बनाने के लिए, उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में अकेले उपयोग किए जाते हैं, मतलब अकेले यूज़ किए जाते हैं, और एक फुल टेंस को बनाने के लिए उनको किसी दूसरे वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं आप लोग, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, टीचेस मतलब टीच करना मतलब पढ़ाना, तो मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, कार्य है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वर्क है तो वो आपका वर्ब होगा। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है, टीचेस। मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में रीड किया है कि मेन वर्ब जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब होता है, ठीक है, और वो एक फुल टेंस मतलब वो सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग भी देता है, तो ये हमारा मेन वर्ब कहलाता है। क्लियर है? उसी तरीके से देखिए, द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट, वो नौकर बाज़ार चला गया। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, वेंट क्या है, हमारा वर्ब है। वेंट मतलब होता है जाना, तो जाना ये भी हमारा एक कार्य हुआ ना, कि जाने का वो काम कर रहा है। तो ये भी देख सकते हैं आप लोग कि इस भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, मतलब ये भी हमारा मेन वर्ब होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में अकेले होते हैं, मतलब एक ही यूज़ किए जाते हैं। आप लोग इजीली ये समझ सकते हो कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब का यूज़ हो रहा है मतलब वो मेन वर्ब होगा। आइए जानते हैं अब हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोगों को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म ये स्पेलिंग करेक्शन कीजिए, टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस और मूड इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, इसको हम काट देते हैं। ओके, ठीक है, ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब को क्या करता हो, टेंस, वॉइस और मूड या फिर नरेशन बनाने के लिए जो सहयोग करता हो, हेल्प करता हो, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हमको नाम से ही पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। तो रीड करना, ठीक है, रीडिंग करना भी क्या है, आपका एक वर्क है, मतलब रीडिंग भी हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। और एम क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आप लोग कि ये मेन वर्ब है हमारा रीडिंग करना, तो मेन वर्ब का हेल्प कौन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को। ठीक है, इसको मैं आप लोग को यहाँ पे राइट करके बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है हमारा, रीडिंग है आपका मेन वर्ब।
ठीक है। रीडिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब है, और एम जो है ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग देख सकते हैं कि मेन वर्ब का हेल्प कौन कर रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब कर रहा है। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब को एक टेंस का फॉर्म बनाने के लिए, वॉइस का फॉर्म बनाने के लिए और उसके मूड का फॉर्म बनाने के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो इस सेंटेंस से आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था या फिर मैं पढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रीडिंग हमारा तो मेन वर्ब है और मेन वर्ब का वॉज क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो टेंस का फॉर्म बनाने में। ठीक है, आप लोगों को टेंसेस पता होंगे कि टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये प्रेजेंट टेंस के लिए हमने एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और मेन वर्ब का हेल्प किया। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि वॉज क्या हमारा पास्ट टेंस के लिए है, जिसमें हमने मेन वर्ब का यूज़ करके हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ किया है। एंड एट लास्ट आई शैल विल रीड, मैं पढ़ूँगा या फिर मैं पढ़ूँगी। तो इसमें भी रीड क्या है हमारा मेन वर्ब है और शैल और विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस समझ में आया। एक बार शॉर्ट में आप लोग को शॉर्ट रिव्यू देती हूँ मैं। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेले एक ही वर्ब जिसमें होता है। ठीक है, आप लोग इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो आपका मेन वर्ब होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखे हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब का मदद करता है, हेल्प करता है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो आप लोगों को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं, और मैं आप लोगों को ये वर्ब में क्यों बता रही हूँ, अभी हम लोग इसको जानने वाले हैं। तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, टू बी, टू हैव एंड टू डू। प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम लोग इस 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट है टू बी। टू बी के अंदर जिसको हम लोग बी वर्ब कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बी वर्ब के बारे में। तो बी वर्ब के अंदर क्या क्या आता है आपका, बी वर्ड आता है, बिंग आता है, बीन आता है, ईज आता है, एम आता है, आर, वॉज और वर आता है। उसी तरीके से टू हैव मतलब हैव वर्ब के अंदर क्या क्या आता है, have, has, had and having। and at last to do। do वर्ब के अंदर आता है आपका do, does and did आता है। ठीक है, तो आगे के हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि इसका यूज़ हम लोग स्पोकन में कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको हम लोग मॉडल्स कहते हैं। तो आप लोगों ने कई बार अपने चैप्टर्स में भी स्टडी करते हैं मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स क्या होता है हमारे, शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू। यहाँ पे ऑट और टू अलग अलग नहीं होता है ना, ऑट टू होता है, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड। तो ये हमारे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। तो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और मॉडल ऑक्सिलरी भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया गया है। आगे देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। जो अभी हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था ना, अब हम लोग जानेंगे कि मेन वर्ब के और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेन वर्ब को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 3 कैटेगरी में उसे विभाजित कर दिया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारा फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। सेकेंड कैटेगरी है हमारा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। एंड एट लास्ट थर्ड कैटेगरी हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। आइए देखते हैं हमारा कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट क्या है हमारा, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म, ये फॉर्म होगा ना FORM, विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। एंड ये 2 बार रिपीट हो गया तो इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं। एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो कि पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब पर्सन और नंबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका क्या है, पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हम लोग इंग्लिश ग्रामर में रीड करते हैं। तो आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो
यहाँ पे से हम पर्सन को जानेंगे और नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, और टेंस, ठीक है, सेंटेंस का टेंस भी हमको देखना है। फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या फिर मैं क्रिकेट खेलती हूँ। सेकेंड है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला सेक्शन है हमारा वर्ब का सेक्शन। अब देखिए वर्ब में चेंजेस कैसे हुए, यहाँ पे प्ले है, प्लेस देन प्लेड, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि पर्सन के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस चेंज होगा। तो ये आप लोग हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, उसने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ दी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनाइट वर्ब जो कि पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। एक बार रीड करते हैं, द वर्ब विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अफेक्ट नहीं होते, मतलब उससे उसका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। एंड ही वॉन्टेड टू प्ले, उसने खेलना चाहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू प्ले ये हमारा है वर्ब, ठीक है। टू प्ले कहीं पे चेंज हुआ, इसे प्रीवियस हमने देखा था प्ले, प्लेज और प्लेड हो गया था, क्योंकि वो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें पर्सन और टेंस में से कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे कि यहाँ पे टू प्ले है, यहाँ भी टू प्ले है, यहाँ भी टू प्ले है, ठीक है। मतलब हमारा ये वर्ब चेंज नहीं हुआ है। भले ही आप देख सकते हैं वॉन्ट का वॉन्ट्स और वॉन्टेड ये चेंज हुआ है, लेकिन जो हमारा वर्ब था टू प्ले एंड टू प्ले, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। आई होप कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, फिर भी एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। 1 सेकेंड। He likes to play cricket. He likes to play cricket. उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ, He likes to play cricket। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डूअर कौन है हमारे इस सेंटेंस में? तो ही, कि उसे खेलना पसंद है। तो ही उसके जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट का होगा, और सब्जेक्ट को जो डिस्क्राइब करता है वो पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट का होता है। मतलब ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ही यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ही हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसे खेलना पसंद है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? उसी तरीके से आप देखिए अब ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपने सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ठीक है, एक सही अर्थ देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट या तो नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। इट पे टेक 1 or 2 ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब या तो एक ऑब्जेक्ट से भी ले सकता है या तो 2 ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, और एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है इनडायरेक्ट और सेकेंडली होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। द वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन, मी, अस, यू, हिम, देम are called indirect object, which the word used for things are called direct object, ठीक है।
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी इंसान के लिए जब हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मी, अस, यू, हिम, देम, ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो थिंग्स के लिए, मतलब वस्तु के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। जनरली वी पुट अ क्वेश्चन whom to get an indirect object and what for direct object। ठीक है, whom वर्ड का यूज़ अगर हम लोग को उस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग whom वर्ड का यूज़ करेंगे, और हम लोग को क्वेश्चन बनाना है अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए what का यूज़ करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार शॉर्ट रिव्यू देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओके, और ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट हो सकते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग थिंग्स का पढ़ते हैं, थिंग्स मतलब वस्तु का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन्स के लिए होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ बेगर आस्क्ड मी अ रुपी। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ड, अ बेगर आस्क्ड मी अ रुपी। अ बेगर आस्क्ड, जैसे कि हमने देखा था ट्रांजिटिव में कि उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अ बेगर तो हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमने यूज़ किए हैं ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अ बेगर आस्क्ड मी अ रुपी। ठीक है, एक भिखारी ने मुझे पैसे के लिए पूछा। तो अगर ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अ बेगर आस्क्ड, ठीक है, बेगर ने मुझे पूछा, तो क्या पूछा, इसका ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता, जो कि इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट गिवन है, अ बेगर आस्क्ड मी अ रुपी, भिखारी ने मुझे पैसे के लिए पूछा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे पास रीज़न है कि भिखारी ने हमें क्या के लिए पूछा है, तो रुपी, पैसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, तो हम मी को देख के जान जाएंगे, मी का यूज़ हम लोग पर्सन के लिए कर रहे हैं, और पर्सन कौन सा ऑब्जेक्ट पे आता है, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, ही रेन अ लॉन्ग रेस। ठीक है, ही रैन अ लॉन्ग रेस, उसने लंबी दौड़ लगाई। तो इसमें भी क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस ही रैन में कंप्लीट हो जाता, उसने दौड़ा, पर क्या दौड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ही रैन अ लॉन्ग रेस, अ लॉन्ग रेस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब था तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जस्ट अपोजिट हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आइए रीड करते हैं इसका डेफिनेशन। A verb that does not require any object after it to complete the sense, but the verb itself makes complete sense is called intransitive verb। ठीक है, हमको ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब का जो सेंटेंस होगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा, पूरा होगा। ठीक है, देखिए, सम वर्ब्स में बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों में यूज़ किए जाते हैं। आइए देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल। सम बॉयज़ लाफ्ड, कुछ बॉयज़ हंस रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट ना होने के बाद भी ये सेंटेंस खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस टाइप के सेंटेंस जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो अपने आप में खुद कंप्लीट होते हैं, वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आप रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होता है, थर्ड कैटेगरी हमारा, वर्ब हुज सेकेंड पास्ट सिंपल फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म is formed by adding d/ed, we call it regular verb। ऐसे वर्ब जिसका हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म को डी और ed ऐड करके बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। ठीक है, ed ऐड किया हमने, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हमारा बन गया। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेंशन है प्ले, प्लेड, प्लेड, लाफ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लीजिए। ओके, लाफ्ड, लाफ्ड एंड लाफ्ड। तो इसका सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म,
सेकेंड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट सिंपल का फॉर्म बोलते हैं, एंड थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म बोलते हैं। उसमें हमने लास्ट में ईडी ऐड करके इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया है। तो रेगुलर वर्ब हमारे वो वर्ब होते हैं जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर हम लोग डी या ईडी जोड़ दें तो वो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। अब इसका जो इर्रेगुलर वर्ब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इर्रेगुलर वर्ब इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो आइए देखते हैं। वर्ब whose second past simple and third past participle form is not formed by adding ed, we call it irregular verb. इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डी और ईडी हम नहीं जोड़ते हैं। उसको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जिसमें डी और ईडी हम नहीं जोड़ते हैं वो हमारा इर्रेगुलर वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट है ईट, एट, ईटन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेकेंड फॉर्म में ये वाला पोर्शन हमारा सेकेंड फॉर्म का पोर्शन है और ये वाला पोर्शन हमारा थर्ड फॉर्म का पोर्शन है। तो इसके सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में हमने ईडी कहीं पे भी नहीं जोड़ा है क्योंकि इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म में पूरे चेंजेस हैं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब भी क्लियर हुआ। रेगुलर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम लोग डी और ईडी जोड़ करके उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, जबकि इर्रेगुलर वर्ब में डी और ईडी जोड़ के हम लोग सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, हमारा वर्ब का डेफिनेशन, वर्ब्स के काइंड्स, ठीक है, और मेन वर्ब को जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को वर्ब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।